है स्किज़ोफ्रेनिया? क्या लगता है हमें? सबने पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है इसमें। क्या है पता नहीं, मुझे नहीं पता। स्किज़ोफ्रेनिया लिटरली मीन्स फ्रेगमेंटेड माइंड। अगर मुझे एक शब्द में बोलना हो किसी को या समझने के लिए, आप ऐसे समझें कि मेरा जो माइंड है एक इंटैक्ट चीज है, ठीक है? ये इंटैक्ट बायोलॉजिकल साइकोलॉजी पढ़ी है आप लोगों ने, है ना, थोड़ी बहुत? यस मैम। उसमें हम एक चीज पढ़ते हैं कि हर कोई भी ब्रेन का जो पार्ट है वो अकेले अकेले काम नहीं करता है, राइट? सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मतलब हम समझने वाली भाषा में बात कर रहे हैं, लिखने वाली भाषा में नहीं, ठीक है? तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक पार्ट कोई डैमेज हो, खराब हो, तो हमारे मल्टीपल फंक्शंस पे असर पड़ता है, थोड़ा 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 थोड़ा। खाली एक चीज चली जाएगी और बाकी किसी भी चीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। दे आर रिलेटेड, ठीक है? अगर ये रिलेशन ही टूट जाए, खत्म हो जाए, तो फिर वो काम कैसा होगा? ऐसा हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में। फ्रेगमेंटेड माइंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ठीक है? ये समझने के लिए। और इसका लिटरली मीन है ये फ्रेगमेंटेड माइंड। स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है फ्रेगमेंटेड माइंड। इससे हमें याद रह जाएगा कि ये एक्चुअली में क्या है। वैसे हम सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि ये क्या है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्रॉनिक एंड चैलेंजिंग of psychiatric disorders that affects how a person thinks, feels, behaves। बचा क्या? कुछ भी नहीं। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं, यानी कि हमारी सोचने की क्षमता, इमोशंस, द वे वी बिहेव, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। वैसे तो कोई भी डिसऑर्डर अफेक्ट्स एवरीथिंग, पर उसमें हम कम से कम रियलिटी से डिसकनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है? स्किज़ोफ्रेनिया इज द नेक्स्ट लेवल। मतलब आपको कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। कई बार लोगों को महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई बैठा हुआ है, वो मुझसे ये सब करा रहा है, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, जब वो शुरुआती स्टेज में होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। इट रिप्रेजेंट अ हेटेरोजेनस सिंड्रोम ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड इम्पेयर्ड साइकोसोशल फंक्शनिंग। बेसिकली यही मेन चीजें इसकी होती हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं याद आता है ना, तो हम सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि एवरीथिंग इज डिसऑर्गेनाइज्ड इन दिस डिसऑर्डर। एवरीथिंग, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, बिहेवियर, लैंग्वेज, बोलने का तरीका, कुछ भी। अगर हमें कुछ भी नहीं याद आता है तो हमें ये याद रखने से भी काम हो जाता है कि एवरीथिंग इज डिसऑर्गेनाइज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कंडीशन आर, यही 4, इन्हीं को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है ऐसी कौन से फीचर्स हैं जिससे ये डिफाइन होता है डिसऑर्डर, ठीक है? कौन से फीचर्स हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, डिसऑर्गेनाइज्ड, कॉग्निटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स में हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। मैं तो होती थी, जब हमने पढ़ाई करनी शुरू करी थी ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, भूल जाती थी कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, ऐसी कोई भी चीज जो बिहेवियर में ऐड हो रही है, प्लस हो रही है। पॉजिटिव का मतलब हुआ प्लस, आगे बढ़ना, बढ़ते जाना। तो पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब हुआ ऐसी कोई भी चीज जो नई ऐड हो रही है बिहेवियर में, ऐसी कोई भी चीज वो हो जाएगी पॉजिटिव सिम्टम्स। और ऐसा कोई भी काम जो बिहेवियर में से घट गया, मतलब स्पीच सही थी अब खराब हो गई, ठीक है? तो वो हो जाएगा कोई भी चीज जो घट गई। बेसिकली ऐसे समझो कि इंटरेस्ट लूज हो गया, पहले सारी चीजों में इंटरेस्ट आता था, अब कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये क्या हो गया? बिहेवियर में से एक चीज कम हो गई। तो ऐसी कोई चीज जो कम हो रही है, नई ऐड नहीं हो रही है, वो हो जाएगा नेगेटिव सिम्टम्स, यानी माइनस। नेगेटिव यानी माइनस, यानी कि घट रही है कोई चीज। और कौन से सिम्टम्स है? डिसऑर्गेनाइज्ड, कॉग्निटिव। चलिए सबको डिटेल में देखते हैं, इसमें हम क्या ये वो करेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या है? जैसे मैंने बताया, कुछ भी ऐड हो रहा है उसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स बोलते हैं। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। बड़ी कैटेगरी है ये, ब्रॉड कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसको। तो बेसिकली ये चीजें ऐड हो रही है, यानी कि पहले मुझे हेलुसिनेशन नहीं होते थे, अब ऐड हो गए हैं। ये एक नई चीज ऐड हो गई, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव सिम्टम।
पॉजिटिव सिम्टम का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि ये आराम से ठीक हो जाते हैं इसलिए उनको पॉजिटिव कहते हैं, या ये अच्छे सिम्टम है इसलिए इनको पॉजिटिव कहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कंपैरेटिवली इनका प्रोग्नोसिस बेहतर होता है, वो हम आगे देखेंगे, बट पॉजिटिव सिम्टम का मतलब ये अच्छे सिम्टम है ये नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बिहेवियर में एक चीज ऐड हो गई। डिल्यूजन्स पहले मुझे नहीं होते थे, अब हो रहे हैं। मेरे थॉट्स पहले इंटैक्ट थे, सही थे, अब कुछ कुछ दूसरी चीजें आ गई है उसमें। डिल्यूजन्स कौन कौन से हो सकते हैं? परसिक्यूटरी डिल्यूजन, हमने सबने ये सुना हुआ है। परसिक्यूटरी डिल्यूजन क्या होता है? द पर्सन फील्स ही और शी इज बीइंग प्लॉटेड और पैरानॉइड जैसा। हर वक्त हमें ये लगता है कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर देगा, साजिश करेगा, कोई मेरे खिलाफ स्पाई कर रहा है, कोई मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे अटैक कर देगा, ऐसा डर हर वक्त लगा रहना, ये मोस्ट कॉमन है ज्यादातर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में, ठीक है। मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिल्यूजन इज दिस। सेकेंड मोस्ट कॉमन इज रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब हुआ, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ कि जब हम किसी भी इंसान, किसी भी चीज और किसी भी हाँ ठीक है, चीज और इंसान पे अपनी मीनिंग अटैच करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये रेडियो में से मुझसे बातें कर रहा है, ठीक है, ये टीवी में से मुझसे बातें कर रहा है, या फिर वो मुझे कुछ कहना चाहता है जबकि कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से मीनिंग जब अटैच करते हैं उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब बढ़ा चढ़ा करके, ग्रैंड्योर। द पर्सन बिलीव्स ही और शी हैज, मैं जॉर्ज बुश हूँ, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ, इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। मतलब बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में सोचना, मेरी बहुत फेम है, मेरे पास बहुत पावर है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि दूसरे लोग मेरे मन में क्या चल रहा है उसको सुन सकते हैं, ठीक है, उसको सुन सकते हैं, इसको बोलते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट हो रहा है मेरा थॉट, टीवी की तरह, रेडियो की तरह, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। थॉट इंसर्शन, इंसर्ट करने का मतलब है अंदर डालना, ठीक है। थॉट इंसर्शन का मतलब क्या हुआ? इस केस में हमें ऐसा लगने लगता है कि दूसरे लोग अपने थॉट हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, इंसर्शन, ठीक है। एंड दे कैन ऑल्सो हियर द थॉट ऑफ अदर पीपल, और मुझे लगता है मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो क्योंकि तुमने ही मेरे दिमाग में ये थॉट डाला है। थॉट ब्लॉकिंग एंड विड्रॉल, दिस इन्वॉल्व्स द बिलीफ दैट अदर्स आर स्टीलिंग, आप मेरे जो सोच है, जो मैंने सोचा वो आप चुरा रहे हो, बोलते हैं स्टीलिंग, और सॉरी ब्लॉकिंग एंड विड्रॉल, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, जिस जिस तरीके के डिल्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखें हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन जो हमारी जितने सेंसेस हैं सब तरीके के हो सकते हैं, यानी कि दिखने वाले हेलुसिनेशन हो सकते हैं, सुनाई देने वाले हेलुसिनेशन हो सकते हैं, टेस्ट वाले हेलुसिनेशन हो सकते हैं, स्मेल वाले हेलुसिनेशन हो सकते हैं, टच वाले हेलुसिनेशन हो सकते हैं। हेलुसिनेशन का सिंपल मतलब यही है कि मुझे कुछ महसूस हुआ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिंपल एक लाइन में, ठीक। अब मुझे कुछ महसूस हुआ में कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ सुनाई दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे कुछ टच हुआ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मुझे कुछ दिखाई दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे कुछ टेस्ट आ रहा है जो मैंने कुछ खाया ही नहीं, मैं कभी कुछ जानता ही नहीं, और मुझे कोई स्मेल आ रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हेलुसिनेशन का मतलब है ऐसे फीलिंग्स, ऐसी चीजें महसूस करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ज्यादातर करके ऑडिटरी और विजुअल बहुत कॉमन होते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज के आगे डिसऑर्गेनाइज लगा होगा इसका मतलब है वो, जैसे हम और आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते। अभी कुछ सोच रहे थे फिर कुछ और होने लगा, चलते चलते पीछे मुड़ गए, रुक गए, अभी बोल रहे थे रूम के अंदर जाना है, 2 कदम आगे बढ़ाया और रुक गए, पता नहीं क्या सोचने लगे, भूल गए कि अंदर जाना था, या फिर वहीं फ्रीज हो गए। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर की बात हो रही है अभी, ठीक है।
इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. लाफिंग इनअप्रोप्रिएटली, रिपीटेडली मेकिंग साइंस इन द एयर, मोटर डिसफंक्शन सच एज pacing repeatedly, rigidly holding postures, जैसे कि कैटाटोनिया. आजकल कैटेगरीज खारिज कर दी गई हैं, अब कैटेगरीज में बिलीव नहीं करते और हटा भी दिया गया है, शायद DSM-5 से भी हटा दिया गया है कैटेगरीज लेने की. ठीक है. सो बेसिकली ऐसा कोई भी बिहेवियर जो हमें वियर्ड लगता है, आगे भी कुछ इसके टेक्निकल टर्म्स भी हैं. ठीक है. सो वो सारी चीजें हमारे आ जाएंगी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में. पॉजिटिव सिम्टम्स में और क्या है, डिसऑर्डर्ड स्पीच पे बहुत इफेक्ट आपको दिखे, कोई ना कोई तरीके का इफेक्ट दिखता है. क्लैंग एसोसिएशन, किस किस तरीके की डिसऑर्डर्ड स्पीच हो सकते हैं. क्लैंग एसोसिएशन, इसका मतलब ये हुआ कि हम मतलब जो पेशेंट है, जो इंसान है, जो इससे अफेक्टेड है, वो जब बात करता है तो वो इसलिए नहीं बोलता कि इट मेक सेंस, वो ऐसी बातें बोलता है जो मैच कर जाए, यू नो, राइट एंड ब्राइट, उसको मिला करके सेंटेंस बना दिया. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल हियर शी कम्स विद अ कैट कैच और रैट मैच. इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, पर ये सेंटेंस सिर्फ इसलिए फॉर्म किया गया क्योंकि ये कैट कैच मैच, सॉरी कैच मैच मैच, और सॉरी रैट कैट और कैच मैच मैच कर रहा है. ठीक है. क्लैंग एसोसिएशन का मतलब है they choose word because they sound alike rather than for their meaning. कोई meaning से लेना देना नहीं है, they sound alike, so that is why I have chosen those words. Tangentiality क्या होती है. Tangentiality का मतलब होता है if you ask them any question they will reply something else. For example, if I ask a client how was your week, they will say my cat is sick. Example. ठीक है. They will say I didn't eat dinner yesterday night. Maybe they will say कि फोन पे बात करते हुए मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था. No relationship with the question. That is called tangentiality. The person's ideas are only loosely connected to the topic. ठीक. No association between the topic. And tangentiality ज्यादातर करके क्वेश्चन के रिप्लाई के लिए यूज किया जाता है, दिस वर्ड. ठीक है. डिरेलमेंट ऑफ स्पीच, डिरेलमेंट ऑफ स्पीच भी यही है, पर डिरेलमेंट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन ये किसी क्वेश्चन के आंसर में नहीं है. जब किसी क्वेश्चन के आंसर में मैं विदाउट रिलेशन वाली चीजें बोल रही हूँ, उसको बोलते हैं टेंजेंशियलिटी. जब बिना ऐसे ही मैं बैठी हुई हूँ और स्पॉन्टेनियस कुछ भी बोल रही हूँ, उसको बोलते हैं डिरेलमेंट ऑफ स्पीच. तो मैं बैठी हुई हूँ और बोल रही हूँ अंटार्कटिका में बारिश हो रही है शायद, कुछ भी बोल रही हूँ ऐसे. ठीक है. दैट इज डिरेलमेंट ऑफ स्पीच. नो रिलेशन, लूजली एसोसिएटेड, नो कनेक्शन. अभी मैं बोल रही हूँ कि आपने पूछा नहीं है, पूछने के आंसर में अगर मैं गड़बड़ बोल रही हूँ दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियलिटी. अगर मैं ऐसे ही बैठे हुए रैंडम स्पॉन्टेनियस कुछ भी बोल रही हूँ दैट इज डिरेलमेंट ऑफ स्पीच. यही डिफरेंस होता है दोनों में, वरना अगर ये डिफरेंस हटा दें तो दोनों सेम है. ओके. वर्ड सैलेड क्या है. द पर्सन्स लैंग्वेज कैन बिकम सो डिसऑर्डर्ड as to be incomprehensible. एक एग्जांपल लिखा है, सैडनेस कप कॉफी प्रिंटर पावर आउटेज. आप मतलब निकालते रहिए इसका. ठीक है. वर्ड सैलेड, सैलेड क्या होता है, दो चार चीजों को हम मिक्स कर देते हैं. ठीक है. लेकिन उसका सेंस बन जाता है. वर्ड्स को जब हम बिना मीनिंग के मिक्स करते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं बनता. मैजिकल थिंकिंग, इसका हमें थोड़ा थोड़ा स्वाति ने दिया था. मेरे सोचने से चीजें हो जाती हैं, ऐसा लगता है मुझे. इसको बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग, बिकॉज द पर्सन बिलीव्स देयर थॉट्स आर द कॉज ऑफ थिंग्स दैट हैपन. क्योंकि मैंने ऐसा सोचा, मान लो मेरे दिमाग में एक्सीडेंट का ख्याल आया, इसलिए एक्सीडेंट हुआ. ठीक. मान लो मैंने सोचा कि अरे दूध जल जाएगा और दूध जल गया, मेरे सोचने की वजह से, मेरे सोचने की वजह से दूध जल गया, मेरे सोचने की वजह से लाइट चली गई, मेरे सोचने की वजह. दैट इज कॉल्ड मैजिकल थिंकिंग. ओके. नियोलॉजिज्म क्या होता है. द पर्सन मेक्स अप न्यू वर्ड्स दैट हैव मीनिंग ओनली टू देम. ठीक. नए वर्ड बना लेते हैं. ऐसे 3 इडियट याद है सबको, उसमें ऐसा बोर्ड पे एक वर्ड लिखता है ना आमिर खान,
प्री-nasalization। मैम ये ऋतु को रिमूव कर दीजिए ना, कब से डिस्टर्ब कर रही हैं, म्यूट भी नहीं कर रही हैं। किसको रिमूव कर दूं? ऋतु म्यूट भी नहीं कर रही है मैम, डिस्टर्ब हो रहे हैं। कहाँ है ऋतु? हो अंजनी, बहुत गुस्से में है आप तो। मैम कब से बोल रहे हैं, वो देख ही नहीं रही है चैट। म्यूट तो है बेचारी, क्यों डांट रही हो भाई? इतिशा कुशवाहा कौन है? आज पहली बार क्लास में दिख रही है। हु इज इतिशा कुशवाहा? स्विच ऑन योर वीडियो इफ यू आर इतिशा और समवन एल्स। मैम वाशवी कुशवाहा मैम, वो मेरी आईडी से कनेक्ट नहीं हो रहा था इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं वासवी, इट्स ओके। मुझे लगा कोई नया बच्चा पहली बार दिख रहा है मुझे। हाँ अंजनी जी, अब ठीक है? यस मैम। डांट ही देती हो तुम तो अंजनी। है, निकाल बाहर करो इसको। इसको क्लास में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुन रही थी। ओके, तो हम कहाँ थे? नियोलॉजिज्म, ठीक है। वो एक फनी एग्जांपल है, बट बेसिकली आप समझ रहे हो, नए वर्ड्स बनाना जिसका कोई मतलब बाकियों के लिए नहीं है, मेरे लिए, मैं उस वर्ड को सिर्फ समझता हूँ, मेरे लिए वो वर्ड है, चाहे वो वर्ड कोई एग्जिस्ट ना करता हो। परसिवरेशन, द पर्सन विल रिपीट वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ओवर एंड ओवर। बहुत ही सिंपल है ये, बार बार रिपीट करते हैं ये, ठीक। इसमें कुछ वैसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स खत्म हो रहे हैं। बताइए, एनी क्वेश्चन? मैजिकल थिंकिंग मैम। क्योंकि मैंने सोचा इसलिए ऐसा हुआ, इसको बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग। समझ आया? और बोलूं? मैम वर्ड सैलेड और ये नियोलॉजिज्म में क्या डिफरेंस है? वर्ड सैलेड में हम अलग अलग वर्ड्स को मिक्स कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जिन वर्ड्स को हम मिक्स कर रहे हैं वो वर्ड्स तो हैं सचमुच में। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, सैडनेस, कप, कॉफी, प्रिंटर, पावर आउटेज। अपने आप में ये सारे वर्ड्स हैं, मैंने उनको मिक्स करके एक ऐसा सेंटेंस बनाया जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। किसने पूछा, नाम बताओ? मैम श्रेया। हाँ श्रेया, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम वर्ड सैलेड। नियोलॉजिज्म का मतलब है एक नया वर्ड बनाना जो कोई वर्ड है ही नहीं। एक सेकेंड, हाँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये मैंने वर्ड बनाया है अभी, ठीक। अब आप पढ़िए इसको और अपना मतलब निकाल। मेरे लिए ये वर्ड है और इसका एक मीनिंग भी है मेरे ही मन में, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा कोई वर्ड कहीं एग्जिस्ट करता है? आई होप सो नॉट। लिख तो दिया रैंडम, कोई वर्ड होता नहीं, लग तो नहीं रहा है ऐसा कुछ होता नहीं होगा। ठीक है श्रेया, समझ आया? यस मैम। और बताइए, और कोई सवाल? पॉजिटिव सिम्टम्स में से दूसरी बातें अभी नहीं, पहले हम क्लास खत्म करेंगे, बीच में हम दूसरी बातें करने लगते हैं। नो सवाल? यू कैन जस्ट नॉड योर हेड, यस, नो। Can you please nod your head? Yes, no, no. Okay, thank you so much. इतना कष्ट करा आपने। चलिए फिर नेगेटिव सिम्टम्स देखेंगे। नेगेटिव सिम्टम्स आर दोज दैट रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, ठीक। These symptoms often persist in the lives of people with schizophrenia during periods when positive symptoms are no longer present. Some of these include, अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव सिम्टम्स हमें तब दिखते हैं जब पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। ओके, ऐसा होता है कि जब पॉजिटिव सिम्टम्स का ट्रीटमेंट हो रहा हो, उनमें थोड़ा बेटर हो रहा हो, तब नेगेटिव सिम्टम्स आने लगते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि हम बता पाए कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। बट कई बार हमें लगता है कि जब हम डायग्नोज होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से, उस वक्त सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, और जब उनका ट्रीटमेंट हो जाता है फिर नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं। दिस माइट बी ड्यू टू मेडिसिन, हु नोस।
ऐसे स्टडीज हैं कि मेडिसिन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पर इसमें ऑप्शन भी नहीं है, मेडिसिन लेनी भी पड़ती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है स्किज़ोफ्रेनिया में। ओके, नेगेटिव सिम्टम्स आर दोज दैट, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से नेगेटिव सिम्टम्स में? अपैथी, वी नो ये डिप्रेशन में भी होता है। अपैथी इज लूजिंग इंटरेस्ट इन दोज एक्टिविटीज जिससे हमको पहले प्लेजर मिलता था, यानी अच्छा लगता था। कुक करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, सॉरी 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 वो एनेडोनिया होता है। अपैथी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, ना खुश हो रही हूँ, ना एक्साइटमेंट हो रहा है। भाई की शादी है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बहन की शादी है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। रिजल्ट आ गया, मैं बहुत अच्छे नंबरों से मेरे परसेंटेज 90 आ गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा, अगर हम जॉब में है, हमारा प्रमोशन हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपैथी इज कोई इमोशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई फीलिंग नहीं, दैट इज अपैथी। ओके, सोशल विड्रॉल, किसी से ज्यादा बातचीत करने का मन नहीं करता, मिलने जुलने का मन नहीं करता है। वैसे भी काफी एम्बैरेसिंग लगता है इन लोगों को, तो वो वैसे भी नहीं मिलेंगे। एक पैनिक अटैक में अगर इतना एम्बैरेसिंग लगता है तो हमें तो आइडिया ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है ना। एनाडोनिया इज लूजिंग इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स which was pleasurable before. Alogia is lack of speech. Lack of speech का मतलब क्या हुआ? क्या उनकी आवाज चली जाती है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उनकी आवाज चली जाती है। मान लीजिए किसी को ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहे हैं और उनको जो सुनाई दे रहा है वो आदमी या औरत उनसे कह रहा है कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें मार दूंगी, तुम बोलोगे तो तुम्हारा ये खराब हो जाएगा, तो वो अपनी स्पीच होल्ड कर लेते हैं, नहीं बोलते हैं। इसको लोगिया बोलते हैं। लैक ऑफ स्पीच हमें दिखाई देता है लैक ऑफ स्पीच, पर एक्चुअली में उसका रीजन ये नहीं है कि उनका वोकल कॉर्ड खराब हो गया है। ठीक है, तो एक्चुअली में रीजन कुछ भी हो सकता है, पर ये नहीं है कि उनकी अब आवाज ऐसे चली गई है, बायोलॉजिकली चली गई है, बट किसी भी वजह से वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, या तो मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, या फिर मुझे पैरानॉइड टाइप की फीलिंग आ रही है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे खिलाफ कोई अटैक हो जाएगा, और मैं बोलूंगा तो मेरी सीक्रेट सबको पता चल जाएंगे। अगर ये थॉट बैठ गया तो दे प्रिफर नॉट टू स्पीक एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एलोगिया। लो एनर्जी, ऑफ कोर्स लो एनर्जी होती है, काफी लो हम उस समय फील कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि बस, अगर एपैथी है, एनेडोनिया है, एलोगिया है, तो एनर्जी हाई तो होगी नहीं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, इतना सफर कर रहे होते हैं, कहाँ से इंटरेस्ट आएगा लाइफ में। इनअप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशलाइजिंग। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स भी समझ में आ ही रहा होगा आपको, मतलब जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं नॉर्मली ऐसे, तो हम हाय बोलते हैं, थोड़े मैनर्स होते हैं। मैनर्स गलत वर्ड है, थोड़े फिक्स्ड टाइप के एटिकेट है सोशल इंटरेक्शन करने के किसी से भी, बट उनको ये सब ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, मान लो क्लिनिक में आए बैठे और बोले तुमने ये कपड़ा क्यों पहना हुआ है, वो मना किया था ना रेड पहनने के लिए, ये क्या कर रखा है, कुछ भी वो बोल सकते हैं, दे कैन से एनीथिंग। इनेबिलिटी और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मेकिंग और कीपिंग फ्रेंड्स, मिलता जुलता ही है। ठीक है, दीज आर नेगेटिव सिम्टम्स, यानी कि कुछ कुछ कम हो गया, इंटरेस्ट कम हो गया, इमोशंस खत्म हो गए, सोशल इंटरेक्शन खत्म हो रहा है, एनर्जी लो है, इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, सब कुछ माइनस हो रहा है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम्स। एंड इतने सारे सिम्टम्स होंगे तो कॉग्निटिव सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे, यानी कि हमारा फोकस और अटेंशन नहीं है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी अफेक्टेड है, मेमोरी भी अफेक्टेड है, सब कुछ होएगी, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। आगे क्या है, फेजेस। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स। एनी क्वेश्चन? मैम एनेडोनिया बता दीजिए। Anhedonia is lack of interest in those things which were pleasurable before. For example, ये डिप्रेशन में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुक करना बहुत पसंद था, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी, मैं यूट्यूब पर नई रेसिपी देख के बना रही हूँ, सबको खिला रही हूँ। अब मुझे ये करने का मन नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मान लो मुझे बाहर ट्रैवल करना बहुत पसंद था, मान लो मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, मुझे बहुत एक्साइटमेंट आती है, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं स्टेटस डाल डाल के सबको दिखा रही हूँ, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, मान लो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे सारे काम जिसमें पहले मुझे खुशी मिलती थी, एक्साइटमेंट होती थी, इंटरेस्ट आता था, वो सारे काम में अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनसे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। दैट इज कॉल्ड एनेडोनिया।
Okay. ओके मैम। Anything else or should we move ahead? इतने सारे चैट पे क्या लिखा हुआ है? वॉइस आ रही है, कहाँ है वर्ड? साइड में ही ऐड किया है मैम ने। प्रियंका वर्ड दिखा आपको या दिखाओ? प्रियंका, ओके, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, गुड। चलिए, कितने फेजेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के? 3 फेजेस होते हैं। यही 2-4 बार मैं शायद मेंशन कर चुकी हूँ। अगर हम प्रोड्रोमल फेज में थोड़ा भी आइडेंटिफाई कर सके और थेरेपी वेरेपी शुरू कर सकें तो एक्यूट पहुंचने से रोक सकते हैं, और अगर हम एक्यूट पहुंचने से रोक सके तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, 3 फेजेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। पहले फेज में हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स ये सब नहीं होते हैं। उस वक्त अगर हम कैच कर सके, अगर हमें इतनी अवेयरनेस हो सके तो बहुत अच्छी बात है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? देखिए सिम्टम्स क्या है। धीरे धीरे आदमी सोशल लाइफ से कट रहा है। तो हमें लगता है कि अरे चलो मन नहीं होगा, अरे चलो मूड खराब होगा, अरे कोई बात नहीं है, कमरे में हम बंद होके 2-4 घंटे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो लोगों को लगता है चलो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है कल देखेंगे। increased anxiety, if we are feeling increased anxiety due to anything, difficulty concentrating and paying attention, lack of motivation, struggling to make decision, नॉर्मल रूटीन को हम नॉर्मल रूटीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बार बार चेंजेस हो रहे हैं उसमें किसी भी तरीके के, पर्सनल हाइजीन को नेग्लेक्ट या फॉरगेट, मतलब नहाना भूल गई, अरे आज तो ब्रश करना ही भूल गई। पर्सनल हाइजीन जो बेसिक चीजें हैं, सुबह फ्रेश नहीं हुए, अरे याद ही नहीं आया, अरे मैं वो करने लगी, अरे यार ब्रश करना भूल गए, नहाना भूल गए, खाना खाए हाथ धोना भूल गए, छोटी छोटी चीजें। स्लीप में डिस्टर्बेंस, इंक्रीज इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ होना, ये सारे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर इसमें से 3-4 भी दिखे हैं तो हम क्या करते हैं, सोच के देखिए, ये वाले सिम्टम्स हमारे अंदर भी अगर हमें दिखे तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं अच्छा चलो देखते हैं, थोड़े दिन और देखते हैं, क्या योगा कर लेते हैं, क्या सुबह जल्दी उठने लगते हैं। पेरेंट्स क्या बोलते हैं? सुबह जल्दी उठा करो सब ठीक हो जाएगा। हमारे एक कलीग हुआ करते थे, जब मैं एक कंपनी में काम किया करती थी कुछ सालों पहले, उसके मम्मी पापा को कोई भी प्रॉब्लम बताओ, उनका एक ही सोल्यूशन होता था, मतलब आज कॉन्स्टिपेशन हो गया है, सुबह जल्दी उठा करो बेटा इसीलिए हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, सुबह जल्दी उठा करो बेटा ठीक हो जाएगा, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सुबह जल्दी उठा करो बेटा सब सही हो जाएगा। मतलब कुछ भी जिंदगी में प्रॉब्लम है, तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तुम सुबह जल्दी उठा करो सब बढ़िया हो जाएगा। हम टालते रहते हैं चीजों को बेसिकली। मैंने 2-3 ऐसे क्लाइंट देखे तो मुझे काफी दुख हुआ, इसलिए ये सिम्टम्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एक बार हेलुसिनेशन डिल्यूजन शुरू हो गए, सोच के देखिए क्या करेंगे आप, और हमें हो या हमारे किसी जानने वाले के हो, हमारी फैमिली में किसी को हो चाहे हमें हो, दर्द तो इक्वल है। जो केयर टेकर्स हैं, जो साथ रहते हैं, उनका भी दर्द बहुत है, जो सफर कर रहा है उसका तो है ही है। अब हम क्या करेंगे? अब कुछ नहीं कर सकते आप, अब सिर्फ हम किसी तरीके से मैनेज करके, मेंटेन करके, जैसे जैसे लाइफ चल सकती है वैसे वैसे चला सकते हैं, सच्चाई यही है। और क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों ना ये वाले सिम्टम्स को ध्यान में रखें और इन वाले सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि देख के देखो, इसमें ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जो थेरेपी से, या ठीक है मैं आपको लगेगा बार बार थेरेपी बोलती है, या प्रॉपर अटेंशन देने से ठीक नहीं हो सकता है। सोचिए इसमें से ऐसी कौन सी चीज है? पर ये इग्नोर करते 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 कहाँ पहुंच जाता है? हमें ले आता है स्किज़ोफ्रेनिया के दूसरे फेज में। अब हो गए शुरू हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, डिसऑर्डर्ड स्पीच, मोटर बिहेवियर में प्रॉब्लम, लैक ऑफ आई कांटेक्ट, फ्लैट अफेक्ट, जो भी हमने अभी पढ़ा सब कुछ हो गया शुरू। अब हो गया शुरू, अब चलिए अब दवाइयां खाएंगे हम, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचा है कोई भी। और दवाइयां जब भी आप खाएंगे उसके साइड इफेक्ट होने ही होने हैं, और वो साइड इफेक्ट किसको कहाँ तक लेके जाते हैं कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता है। ठीक है,
पर होने ही होने, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनको सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए खानी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये सिम्टम्स बिना मेडिसिन के सिर्फ थेरेपी से मैनेज होंगे नहीं, ओनली थेरेपी से मैनेज नहीं होंगे। ठीक है, ये वाले सिम्टम्स, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, क्योंकि उनको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हाइपर हो जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार वायलेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा हो, पर हो भी सकते हैं। ठीक है, अंजनी जी चाय कॉफी लाऊं? आपके लिए कुछ चाय कॉफी लाऊं? हैं? मैम मैं सुन रही हूँ। अच्छा बहुत ही ध्यान से सुन रही हो भाई, लगा मेडिटेशन में चले गए तुम। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। थर्ड फेज क्या है? अब हमने दवाई ववाई खाई, थेरेपी वेरेपी ली, अब हम रिकवरी वाले फेज में आ रहे हैं। रिकवरी क्या कहेंगे? मैनेजमेंट वाले फेज में आ रहे हैं। अब हम मैनेज कर सकते हैं, अब हम समझ गए हमको इसके साथ रहना है, हम इसके साथ रह रहे हैं। अब इस टाइम पे ये वाले सिम्टम्स आते हैं जो ज्यादातर करके आप देखोगे नेगेटिव सिम्टम्स हैं। लैक ऑफ इमोशंस, नो इमोशंस, सोशल विड्रॉल, कांस्टेंट लो एनर्जी लेवल्स, एक्सेंट्रिक बिहेवियर। एक्सेंट्रिक बिहेवियर का मतलब होता है वियर्ड बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर। बैठे हैं ऐसे हवा में ऐसे ऐसे बना रहे हैं, मान लो एग्जांपल, पेन उठा ली और फोन पे हेलो हेलो बोल रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, एग्जांपल। सो एक्सेंट्रिक बिहेवियर इज एनीथिंग व्हिच फील्स, हमें समझ में तो आ ही जाएगा, स्ट्रेंज है, वियर्ड है, अजीब सा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक बिहेवियर। इलॉजिकल थिंकिंग, हम समझते ही हैं कोई लॉजिक ना हो जिस थिंकिंग में। कंसेप्चुअल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कोई भी काम करने के लिए हम एक दिमाग में पहले सोचते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उस चीज को, पहले ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। मान लीजिए हमें कहीं ट्रैवल करना है तो हम सोचते हैं कि हम पहले कपड़े देख लें हमारे पास क्या क्या है, फिर जो चीजें नहीं है हम उसको खरीद लें, फिर हम एक दिन पहले पैकिंग कर लें, हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, ये कंसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन उनका डिस्टॉर्टेड हो चुका होता है अब थर्ड फेज में, जिसको कि रेजिडुअल फेज भी बोलते हैं। इसमें नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं। These are 3 phases of schizophrenia. Any question? Okay. हमसे पूछा जाएगा एनी क्वेश्चन, तो एक आदमी ऐसे कर लेगा। मैं दिखाई दे रही हूँ सबको? मुंडी हिलाओ। कैन यू सी मी? ओके, तो मैं पूछूंगी एनी क्वेश्चन, कोई ऐसे कर लेगा, कोई वैसे कर लेगा, कोई ऐसे कर लेगा। इसका क्या मतलब होता है? तुम लोग ऐसे ऐसे करके नॉड नहीं कर सकते हो? मैम इसमें पैसे लगते हैं तुम्हारे? और कोई तो ऐसे स्टिल बैठा रहेगा। आप हमारे एक्सप्रेशन पढ़ के दिखाइए तो बताइए हम अच्छा बुरा क्या सोच रहे हैं, आप पढ़ के बताइए। कौन बोला? मैम अंजनी बोलिए। मैम ये जो आपने 3 फेजेस बताए हैं, तो ये 3 फेजेस में जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, तो ये तीनों सिम्टम्स आते हैं इन फेजेस में? किन फेजेस में? अभी तो बताया बच्चे। देखो, प्रोड्रोमल यानी कि जो पहला फेज है उसमें ये सिम्टम्स लिखे हुए हैं क्या क्या होते हैं। हाँ। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी सिम्टम दिख रहा है हमें? पढ़ो। कोई नहीं है हाँ इसमें। मैम, लैक ऑफ मोटिवेशंस है। पॉजिटिव नहीं है मैम, नेगेटिव है, इंक्रीज एंजाइटी है। लैक ऑफ मोटिवेशन नेगेटिव सिम्टम नहीं होता बच्चे, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हाँ। एक्यूट में सारे तुमको पॉजिटिव दिखेंगे, पॉजिटिव हेलुसिनेशंस, यस मैम। है ना, और रेजिडुअल में नेगेटिव दिखेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, फर्स्ट ठीक है। फेज में, जिसको फर्स्ट फेज बोलते हैं ना, उस समय तो किसी को डायग्नोज भी नहीं होता है, अच्छा, जिसको तो मैम फर्स्ट अगर फेज हम इस बोलते पे हैं लोग। ध्यान दें, इस सिम्टम्स पे अगर हम हम बहुत ध्यान दें, तो वो जो सेकंड वाला फेज है उसमें थोड़ा सा हो सकता है ना, स्टेबल हम हो उसको सकता है, होने मतलब से रोक सकते हैं, हम उसको होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। सिवियरिटी बहुत माइल्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा अच्छा होगा। मैम बोलिए, कौन बोला? नाम बोलिए। सपना। बोलिए सपना।
फर्स्ट फेज में मैम हार्मोन चेंज या फिर और चीजों से तो भी हो सकता है, जैसे रूटीन डिस्टर्ब होता है और चीजें, तो ऐसे कैसे कोई क्लियर करेगा कि क्लियर ऐसे करेगा कि हर डिसऑर्डर जब भी हम पढ़ते हैं उसमें एक लाइन लिखी होती है हर जगह कि दीज सिम्टम्स शुड नॉट बी ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन और सब्सटेंस यूज, और समझ गए आप यही। यानी कि किसी मेडिकल कंडीशन और सब्सटेंस यूज की वजह से नहीं होना चाहिए। ये हर डिसऑर्डर में लिखा होता है ना। इसको कैसे फिगर आउट करेंगे? इसको ऐसे फिगर आउट करेंगे भाई कि अगर मुझे मान लो किसी को पीरियड्स के पहले मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ कुछ लोगों को होते हैं, हमने ध्यान दिया हो कि नहीं दिया हो, अगर आप ध्यान दो तो कई बार पीरियड्स के पहले मूड स्विंग्स होते हैं, ज्यादातर लोगों को, कई बार बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर मुझे नहीं पता पर बहुत सारे लोगों को होते हैं। ठीक, तो अगर वो पीरियड्स की वजह से है, हालांकि पीरियड्स की वजह से तो मूड स्विंग होते नहीं है, होता तो स्ट्रेस ही है, देखो रीजन। ठीक, तो हमें ऐसे पता चलेगा कि जब पीरियड्स चले गए मूड स्विंग्स चले गए। एग्जाम्पल है ये छोटा सा। हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर कुछ है तो मान लो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। यस मैम। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से, इसमें से कोई भी सिम्टम उठा लो, कौन सा सिम्टम तुमको लगता है हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से? स्लीप डिस्टरबेंस। स्लीप डिस्टरबेंस ना, स्लीप डिस्टरबेंस थायराइड की वजह से होती है या हमारे स्ट्रेस की वजह से होती है? आपको क्या लगता है? स्ट्रेस की वजह से। थायराइड की वजह से स्ट्रेस हुआ कि अब मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, अब मेरी बॉडी कैसी हो जाएगी, वेट गेन होगा कि नहीं होगा, क्या मैं मैनेज कर पाऊंगी, अरे यार जिंदगी भर दवा तो नहीं खानी पड़ेगी, ये थॉट्स हुए। इन थॉट्स की वजह से स्ट्रेस हुआ और इस स्ट्रेस की वजह से स्लीप डिस्टरबेंस हुआ। ठीक, यस मैम। तो थायराइड रीजन नहीं है। कोई लोग ऐसे भी तो हैं थायराइड है उनको एंड दे आर मैनेजिंग इट रियली वेल एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ अच्छे तरीके से। अगर थायराइड रीजन होता तो जिसको जिसको एग्जाम्पल है ये, तो जिसको जिसको थायराइड होता सबकी सबकी स्लीप डिस्टर्ब होनी चाहिए थी, फिर ये तो यूनिवर्सल होना चाहिए था। क्योंकि वो रीजन नहीं है इसीलिए किसी को होती है किसी को नहीं। पर स्ट्रेस जिसको भी होता है उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। अगर इतना सारा स्ट्रेस होगा, इतनी सारी परेशानियां होंगी, थॉट होगी, वरीज होंगे, तो स्लीप डिस्टर्ब होती है किसी न किसी तरीके से। किसी की कभी कभी हम जब चाहें सो तो जाते हैं, बीच बीच में नींद टूटती है, कभी कभी हम जल्दी उठ जाते हैं, कभी कभी हम देर तक सोते रहते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस का मतलब हमेशा इंसोम्निया नहीं होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस। पर जब हमें स्ट्रेस होता है तो स्लीप डिस्टर्बेंस होने के चांसेस हमेशा ज्यादा ही होते हैं। तो स्ट्रेस कैन बी द रीजन फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस बट नॉट द हार्मोन, it is how we are thinking about it. और अभी एक चीज हम अभी हम एक स्लाइड पढ़ेंगे जिसमें ये लिखा होगा कि मेडिकल कंडीशंस ऐसी क्या क्या हो सकती हैं जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं। ऑफ कोर्स वो कंडीशंस हमें रूल आउट करनी चाहिए, लेकिन irrespective of any medical condition, any hormonal disbalance और anything else, अगर ये साइंस हमें दिख रहे हों जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, बेसिकली हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को एंजाइटी हो रही है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो ऐसे सारे लोग स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर इसके चांसेस, अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, तो उसके होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आप समझ रहे हो? जिसको जिसको ये वाले सिम्टम्स होंगे उन सारे लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उन चांसेस को बढ़ने से रोकने के लिए हमें इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि इन सिम्टम्स को इग्नोर करने की वजह से क्या होगा आगे जाकर के। हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया ना हो, एक प्रॉपर मूड डिसऑर्डर डेवलप हो जाए, हो सकता है एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, हो सकता है हमें मेंटल कंडीशंस को छोड़ो, हो सकता है इन सारे सिम्टम्स की वजह से हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि अगर ये सारी चीजें मेरी लाइफ में चल रही हैं
तो फिर से वही बात है, जाएगी कहाँ, कहीं तो निकलेगी ना। बॉडी फ्लश आउट नहीं कर सकती है इन सारी प्रॉब्लम्स को, इसीलिए वो बॉडी में रह जाते हैं, और जब वो बॉडी में रह जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दिखाएंगे। और बॉडी आपकी बहुत सालों तक आपको याद दिलाती रहती है कि ध्यान दो ध्यान दो, छोटे छोटे सिम्टम्स दे करके, छोटे छोटे तरीकों से, किसी किसी तरीके से। पर अगर हम फिर भी इग्नोर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो एक दिन हमारी बॉडी कहती है ऐसा है, आई गिव अप ऑन यू, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई डोंट केयर। आपकी बॉडी ऐसे बोल के बैठ जाएगी आराम से, बीमार पड़ी है, कुछ होइए, हमसे मतलब नहीं है। पर ये होने से पहले सालों तक हमें वो टाइम देती रहती है, सिम्टम्स देती रहती है, छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी चीजों के थ्रू। पर हम अगर ध्यान दे सकें तो ठीक। तो ये हो गए तो फेजेस। मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम हम्म, ये सिम्टम्स जो है वो मतलब कब तक दिखने दिखने को मिल सकता है? मतलब कैसे पेशेंट से हम पूछ सकते हैं कि ये आपको कितने दिन से आ रहा है? मतलब कितने दिन से आ रहा है ये जरूरी नहीं है, क्या मुझे ये हो रहा है और क्या मुझे इससे परेशानी हो रही है। अगर किसी की एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो उसको उस किसी क्या बोल रही थी मैं, सॉरी इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया था। आप बोल रहे थे कितने दिन तक हो, कितने दिन यस तक होना मैम। चाहिए, कितने दिन तक होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। जैसे मैम बाइपोलर में था ना कि 4 दिन तक आना आना चाहिए है, वो हैप्पीमेनिया का, हम्म और मेनिया का बच्चे भी वो 2 वीक मेरी से। बात सुनो, हाँ। फिर आप लोग चले जाते हो वही लेबलिंग पे। ये जो पीरियड है ये हमें किस लिए चाहिए होता है, ये जो ड्यूरेशन है ये हमें किस लिए चाहिए होता है, बताओ। यही पता करने के लिए कि मतलब कब से इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। नहीं, हाँ। ये पता करने के लिए तो आपको चाहिए नहीं होता है। क्यों चाहिए होता है, और कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है इसका आप करोगे क्या, चलो आपके हिसाब से चलते हैं। आप कह रहे हो कि ये जानने के लिए चाहिए होती है कि प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई है, ठीक, पता चल गया। अब इस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे आप। हमको बेसिकली डायग्नोस करने के लिए ड्यूरेशन चाहिए होता है, यस मैम। कि हम इसको क्लिनिकल डिप्रेशन बोले कि नहीं, बाइपोलर बोले कि नहीं। 4 दिन तक हाइपोमेनिया के सिम्टम्स आए, 2 हफ्ते तक डिप्रेशन के सिम्टम आए, तो हम इसको बाइपोलर बोल रहे हैं, ठीक है। 1 महीने तक ये एल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड, डीएसएम का क्राइटेरिया है स्किज़ोफ्रेनिया का, एक महीने तक ये सिम्टम्स दिखने चाहिए, तब हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलें। ये हमको लेबल करने के लिए चाहिए होता है। आप बताइए आपके हिसाब से क्यों चाहिए होता है ड्यूरेशन। और इससे भी बड़ी बात है कि एक आधे हफ्ते किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको 2 हफ्ते के बाद स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट पॉसिबल। बॉडी इतनी जल्दी गिव अप नहीं करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बहुत, इसीलिए मैंने ये लाइन बोली अभी आपको, बॉडी बहुत सारा टाइम देती है हमें कि अभी भी ध्यान दे लो, अभी भी ध्यान दे लो, अभी भी ध्यान दे लो। जब हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं तब वो गिव अप करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम देख सकते हैं अगर ये 1-2 हफ्ते चल रहा है, 1 महीने चल रहा है, और मैं खुद से इसको मैनेज नहीं कर पा रही। अब खुद से मैनेज करने का मतलब है रिजॉल्व करना, खुद से मैनेज करने का मतलब डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है, खुद से मैनेज करने का मतलब थोड़ी देर के लिए ध्यान हटा लेना नहीं है, खुद से मैनेज करने का मतलब आज ठीक कल खराब परसों ठीक उसके बाद खराब, ये नहीं होता है। अगर आपके पास, अगर आपको लगता है आप खुद से रिजॉल्व कर सकते हो, स्लीप डिस्टर्बेंस था अब नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। ठीक है। ये वाले सिम्टम्स का मतलब ये हुआ कि किसी को अगर आप देख रहे हो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने से सब कुछ चल रहा है और वो मैनेज नहीं कर पा रहा है और उसको परेशानी हो रही है, तो हमको ध्यान देना चाहिए इस चीज पे। इसका कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है, फिक्स टाइम पीरियड की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें लेबल तो करना नहीं है। हम्म आपके हिसाब से कोई और यूज है ड्यूरेशन जानने का तो बताइए।
नो मैम। यूज नहीं ड्यूरेशन जानने का। अगर मुझे परेशानी हो रही है तो मैं 2 दिन में भी परेशान हो सकती हूँ, मैं 2 हफ्ते में भी परेशान हो सकती हूँ। 1 हफ्ते से देख रही हूँ, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, अब मुझे नींद में बड़ी दिक्कत आ रही है। जनरली 1-2 हफ्ते में लोग नोटिस भी नहीं करते हैं, 1-2 हफ्ते में लोग खुद भी ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है अच्छा चलो देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो उसको कम से कम भी तो 1 महीना वो देखते हैं लोग, मिनिमम। बहुत ही बेस्ट केस पॉसिबल बता रही हूँ मैं, वरना पीपल वेट फॉर अ ईयर और 6 मंथ्स एंड 2 इयर्स एंड 4 इयर्स। 9 साल से सफर कर रहे हैं, उसके बाद थेरेपी का सोचा। ऐसे भी क्लाइंट है मेरे पास, हम वेट करते हैं। बट क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें अवेयर होना चाहिए कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दे सकें कि अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो वेट मत कीजिए, इनको रिजॉल्व कीजिए। और क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी और स्ट्रेस के हुए हैं? किसी भी तरीके का इमोशनल डिसरेगुलेशन है या स्ट्रेस है, ये सारे सिम्टम्स उसी के हैं ना। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, स्किज़ोफ्रेनिया जैसा डिसऑर्डर हो सकता है इमोशनल डिसरेगुलेशन या स्ट्रेस से। ये वाले सिम्टम्स क्या लग रहा है पढ़ करके, क्या है ये? स्ट्रेस है या फिर हम अपने इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यही तो है। जो प्रोड्रोमल फेज में सिम्टम्स लिखे हुए हैं ये सब क्या है? ये हमारे इमोशंस ही तो है कि हम अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। रेगुलेट करने में सब कुछ आता है, अवेयरनेस, मैनेजमेंट, एक्सप्रेशन, सब कुछ, ठीक। तो ये चीज बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच जाती है, फिर यहाँ पहुंच जाती है। ये हो गए फेजेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। आपको समझ में आया अंजनी जो आप पूछ रहे थे? यस मैम, यस मैम। ओके, चलिए आगे क्या लिखा है। 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ब्लूलर ने ये दिया था कि अगर हमको 4 A में स्किज़ोफ्रेनिया को समझना हो तो ये 4 चीजें स्किज़ोफ्रेनिया में होती है, विच इज अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, यानी कि इमोशन हमारे डिस्टर्ब्ड होते हैं, इनअप्रोप्रिएट होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ब्लंटेड, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है बेसिकली समझने के लिए। इमोशंस हमारे जो है ना हमको समझ में आ रहे हैं ना सामने वाले को समझ में आ रहे हैं। आर्टिस्टिक थिंकिंग का मतलब प्रीऑक्यूपेशन विद द सेल्फ, लिटिल कंसर्न फॉर एक्सटर्नल। आप क्या सोचते हैं उनको ये ध्यान में नहीं आता है, वो जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये आता ही नहीं है, अपने में ही रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये सुनाई दे रहा है, मेरे हिसाब से क्या है, बस यही ऐसी थिंकिंग हो जाती है। मैं ऐसा बोलूंगा तो तुम क्या सोचोगे, ये थॉट नहीं होता उनके दिमाग में, ठीक है। एसोसिएटिव लूजनेस जो हमने डिसऑर्डर्ड स्पीच और लैंग्वेज में पढ़ा, स्ट्रिंगिंग टुगेदर ऑफ अनरिलेटेड टॉपिक, अनरिलेटेड टॉपिक को साथ साथ ले आकर के कुछ भी बोलना। एम्बिवेलेंस, साइमल्टेनियसली ऑपोजिंग फीलिंग्स। एम्बिवेलेंस का मतलब हुआ किसी इंसान, किसी चीज, किसी इंसिडेंट के बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट मुझसे बोले कि आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप इविल हो, फिर बोले कि पर मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, मिक्स्ड है ये। पहले बहुत डर लग रहा है, बैठते ऐसा हुआ है, मुझे याद आया केस एक, बैठते ही शी वाज वेरी स्कैर्ड, सो मुझे डर लग रहा है आपको देख करके, ऐसा लग रहा है जैसे आप इविल हो, ठीक है, तो मैं ट्रस्ट करती हूँ आपको। शी वाज लिटरली लाइक दिस। Opposing feelings, ambivalence, that is called ambivalence. These are the 4 A's. ये FYI टाइप है, इसका कुछ वो नहीं है, इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं हम स्किज़ोफ्रेनिया को, ओके। बताइए, ये सही सवाल है। What is psychosis? It's a disorder or a symptom? I need answers from everyone. चैट पे लिखिए, मुंह से बोलिए। व्हाट इज साइकोसिस? इट्स अ डिसऑर्डर और अ सिम्टम। चलिए फटाफट लिखिए। मैम सिम्टम्स। कौन बोला, नाम बताओ।
श्रेया। आप फटाफट चैट पे लिख सकते हैं या फिर मुंह से बता सकते हैं। आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन मींस एवरीवन। इफ यू आर सो स्पेशल यू कैन लीव माय क्लास दैट यू कैन नॉट इवन राइट। प्रियंका प्लीज सेफ। मैं दोनों में चली जाती हूँ। शगुन I have received only 10 answers. Where are 10 others? क्लास में एक गिर गया उससे ज्यादा और चले जाते हैं। Psychosis is symptom or disorder? According to Google, this is a disorder. एक काम करो तुम Google पे पढ़ लो सारा क्लास। गूगल करने के लिए बोला था अभी। नो मैम, मैंने सिम्टम्स पहले बोला, फिर मैंने सोचा एक बार देख लो गूगल पर। हाँ तो गूगल पे देख, गूगल पे जब देखा तो मैंने बोला था गूगल पे देखने के लिए अभी। नो मैम। फिर बता भी रही है अकॉर्डिंग टू गूगल दिस इज अ डिसऑर्डर। आपका आंसर मांगा है गूगल का नहीं, और गूगल से चलना छोड़ दीजिए, बहुत मिसगाइड करता है गूगल। सिर्फ आपके अवेयरनेस और नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। आप स्वतंत्र नागरिक हो, स्वतंत्र भारत के, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैम की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। Now it's short symptoms. Okay, keep guessing. That means now it's Priyanka. Now it's short that you're guessing. छाया जी कैसे डिसऑर्डर है ये? What do you think? क्या लगता है हमें? मैम क्योंकि साइकोसिस में जो भी सिम्टम्स हैं वो डिसऑर्डर के ही लगते हैं, जैसे कि डिनायल कर गए और जो है डिसऑर्गनाइज्ड स्पीच हो गया, ये सब सिम्टम्स से ही तो साइकोसिस बना है, कि डिसऑर्डर है ये। सिम्टम्स से साइकोसिस बना है इसलिए ये डिसऑर्डर है। पूर्वी, व्हाई इट इज अ डिसऑर्डर? मैम एक्चुअली मुझे आंसर चेंज करना था लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, तो अब आपको डिसऑर्डर का आंसर दे। अब आप हार बहुत चुके हैं जल्दी 10,000 कर रुपए। दिया मैम जवाब देने में। और फिर आपको कैसे ध्यान आया कि ये गलत जवाब दे दिया मैंने? मैम एक्चुअली जो साइकोसिस है वो सिम्टम का ही तो एक पूरा ग्रुप है, इसीलिए वो सिम्टम हो गया। Exactly. इसलिए वो disorder Psychosis is not a disorder. So people who have said is a disorder. Hint तो मैंने दे ही दी थी. That's how Priyanka guessed. Okay, psychosis कोई disorder नहीं है। सोचिए ना, psychosis कौन सा disorder होता है? ऐसे ही सोच लेते हैं आप लोग। कभी हमने psychosis नाम का कोई disorder पढ़ा है? उसमें DSM का कोई criteria है? इसको ऐसे diagnose करते हैं psychosis को।
साइकोसिस इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसमें कि हेलुसिनेशन हो रहे हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होने का मतलब है कि इस इंसान को साइकोटिक सिम्टम्स दिख रहे हैं। साइकोटिक सिम्टम दिखने का मतलब स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। किसी इंसान के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स दिख रहे हैं इसका मतलब उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सच नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और साइकोसिस कोई डिसऑर्डर नहीं है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को जिसमें कि हेलुसिनेशन, डिसऑर्डर, जो भी हमने अभी तक सिम्टम्स पढ़े हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स पढ़े हैं, वो सारी चीजें जब होती हैं तो उसको हम कहते हैं साइकोसिस। Psychosis describes episodes that involve a distortion or break from reality. A period of psychosis is called a psychotic episode. Okay? थोड़े टाइम के लिए मुझे हेलुसिनेशन हुए, डिल्यूजन हुए, उसको बोलते हैं साइकोटिक एपिसोड, एक साइकोटिक एपिसोड। और मुझे डिल्यूजन हो रहे हैं, हेलुसिनेशन हो रहे हैं, इसका मतलब स्किज़ोफ्रेनिया ही है मुझे, ये जरूरी नहीं है। बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। During a psychotic episode, a person has difficulty distinguishing what is real from what is not. साइकोसिस का मतलब होता है रियलिटी से हमारा ब्रेक हो जाना, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है, क्या आवाजें हैं, क्या सच में बोला जा रहा है, किस पे शक करूं किस पे यकीन करूं। ऐसा जब डिस्टॉर्शन हो जाता है दिमाग में, दैट इज हाउ फ्रेगमेंटेड माइंड। ओके, तो उसको बोलते हैं साइकोसिस या साइकोटिक सिम्टम्स। जिसने जिसने भी डिसऑर्डर बोला, क्या उनको समझ में आया अभी? You can nod your head. यस मैम। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि साइकोटिक सिम्टम होने का मतलब स्किज़ोफ्रेनिया होना जरूरी नहीं है। इस बात का क्या मतलब हुआ, सोचिए। हमको तो यही लगता था कि हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन्स है, डिसऑर्डर्ड स्पीच है, डिसऑर्डर्ड थॉट है, डिसऑर्डर्ड लैंग्वेज है, तो स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं? ऐसा ही लगता है ना हमें। अंजनी को नहीं लगता, क्या लगता है अंजनी को? बताइए अंजनी जी, क्या लगता है आपको? अरे बोलो भाई, शर्माती रहोगी क्या? हम लिख के बताएंगे, हमको बहुत शर्म आ रही है। आर यू राइटिंग समथिंग या अभी तक शर्मा रही हो? अच्छा, ओह लिखो। मैम मुझे डिसऑर्डर नहीं लगता। अरे ये थोड़ी बोला मैंने कहा हेलुसिनेशन, किसी इंसान को हेलुसिनेशन हो रहे हैं, डिल्यूजन हो रहे हैं, डिसऑर्डर्ड स्पीच है, डिसऑर्डर्ड थॉट है, इसका मतलब स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता है। आप सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, पर हमें ऐसा लगता है अगर किसी को ये सारी चीजें हो रही हूँ तो वो स्किज़ोफ्रेनिया है, लगता है या नहीं लगता है? या यस नहीं मैम। लगता? आप बोल सकते हो मुझे नहीं लगता, आप बड़ा समझती हैं अपने आप को। बढ़िया ही। आप बोल सकते हो कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है। पर जहां तक मैं समझती हूँ, एक कॉमन थिंकिंग यही है कि अगर हम ये सारे सिम्टम्स देखते हैं तो हमें लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया है। ये सच नहीं है। उसका रीजन ये है कि किसी बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें 1, 2, 3 साइकोटिक एपिसोड्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, अगर आप में से किसी के भी घर में किसी को भी है, तो उनका एक क्रिएटिनिन लेवल चेक होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किडनी की फंक्शनिंग उनकी सही चल रही है या नहीं। ठीक है, वो टेस्ट है, बाकी सारे टेस्ट भी होते हैं। क्रिएटिनिन के वो 0.8 से 0.1 होना चाहिए, उससे ऊपर नीचे हुआ गड़बड़ है। ठीक है, क्रिएटिनिन 0.8 से लेके 1 इतना होना चाहिए, ये नॉर्मल है मान लो। ठीक है, किसी का 9 या 10 चला गया, आप लेवल आप समझ पा रहे, 0.8 से लेके 1 इतना नॉर्मल है, उसका 9 या 10 चला गया, आपको लेवल समझ में आ रहा है कितना बढ़ गया? ठीक है, उस केस में कई बार लोगों को साइकोटिक एपिसोड होते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है ड्यू टू मेडिकल कंडीशन का। अब ऐसे केस में क्या हम ये कहेंगे कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है? बताइए, क्या हम ये नो कहेंगे? मैम। नहीं कहेंगे। तो
मेडिकल कंडीशन की वजह से भी साइकोटिक एपिसोड होते हैं, पर अगर हमने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया और हम उठा के ले गए साइकियाट्रिस्ट के पास और उन्होंने दवाइयां शुरू कर दी और हमने 6 महीने दवाई खा ली, फिर तो भगवान ही मालिक है। इसीलिए ये ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है कि जब भी हम मेंटल डिसऑर्डर को रूल आउट करते हैं, मेडिकल कंडीशंस को पहले रूल आउट करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मेडिकल कंडीशन है। किडनी का एग्जांपल मैं दे पाई क्योंकि फैमिली में है, मैंने अपनी आंखों से देखा हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होते हुए, तो मुझे समझ आया कि हाउ इट लुक्स। आपको लगेगा कि कुछ तो हो गया है, द पर्सन हैज गॉन क्रेजी, समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे ही क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल था जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये सब कुछ हो सकता है? ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, और ये सारी कंडीशन की वजह से अगर साइकोटिक एपिसोड हो रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया हो, क्योंकि फिर अगर हम इसको ठीक करेंगे तो वो एपिसोड भी ठीक हो जाएगा और वो सारी जो परेशानियां हो रही हैं वो भी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ छाया आपको? छाया, आर यू ऑल राइट? मैम सिर दर्द कर रहा है थोड़ा सा। सिर दर्द कर रहा है? कब से कर रहा है बच्चे? मैम थोड़ी देर अभी हुआ था। अभी हुआ था? बहुत सोच रहे हो क्या आप? मैच कर रहे हो क्या बैठ करके? आर यू ओके? पानी वानी पियोगे? ब्रेक लोगे 5 मिनट? गो एंड टेक ब्रेक इफ यू वांट टू, इट्स ओके। पानी वानी पीजिए, थोड़ा बॉडी को मूव करो। ठीक है, ये हमें समझ आ गया अच्छी तरह से। कोई किसी को सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं भी पानी पी लेती हूँ। अच्छा, बाकी लोग भी पानी पी सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि छाया को बोला है हम पानी नहीं पी सकते हैं क्या? बाकी लोग भी पानी पी सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं इफ यू वांट टू। ठीक है। श्रेया, आपने बोला मुझ में सारे सिम्टम्स दिखते हैं। कौन से सिम्टम्स दिखते हैं आपके अंदर? नो मैम, कभी कभार थोड़ा थोड़ा। हाँ, कौन से दिखते हैं भाई, यही तो पूछ रही हूँ। कभी कभार थोड़ा थोड़ा कौन से दिखते हैं? इसमें से नहीं था मैम। हाँ हाँ, इसमें से नहीं हो तो मुझे भी पता है, किसमें से था? वो मैम सोशल डिस्टरबेंस और वो जो फर्स्टली मैम था थोड़ा। इसमें से? यस मैम। तो आप मैम ध्यान। मतलब स्टडीज में अटेंशन ना दे पाना, थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन कभी कभार। बाकी टाइम बहुत मोटिवेटेड रहते हो आप। हमें भी सिखाओ, हमारा मोटिवेशन पता नहीं कहाँ चला गया है। और मैं शायद कह सकती हूँ कि 50% लोगों का इसमें से मोटिवेशन तो गायब हो गई, देखो मेरा अभी तक गायब है, तो मैं ये कह सकती हूँ शायद। तो आई आप थिंक मैम सबके साथ होता है। तो आप हमें टिप्स दीजिए, हम श्रेया से टिप्स लेंगे मोटिवेशन को मेंटेन करने का। नो मैम। अरे क्यों नहीं, कोई चीज हमको आती है तो हम सिखाएंगे नहीं दूसरों को? नो मैम, मोटिवेशन वाला वैसा नहीं, मतलब कि इतना मोटिवेशन के बारे में इतना सोचते भी नहीं है। अभी तो कह रही थी कभी कभी होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अगर अगर आपको लगे तो इसको टालने की जरूरत नहीं है और मुझे डिटेल में बताने की भी जरूरत नहीं है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपने कभी सोचा है जब हम अपने बॉडी के सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं? कभी किसी ने सोचा है? मेरे तो वेकेशन पे गया है, मैं बिना मोटिवेशन के पढ़ रही हूँ। अरे तो अगर आप पढ़ रहे हो तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है ना, तो फिर वो वेकेशन पे ही रहेगा, वो देख रहा है कि पढ़ तो रही है मेरे बिना। ठीक है, बढ़िया है।
पूर्वी का रिटायरमेंट पे चला गया है, बहुत बढ़िया, पेंशन आती होगी उसको इसीलिए रिटायरमेंट पे चला गया है। कभी सोचा है बॉडी में हमारे ये जो सिम्टम्स आते हैं, कभी हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, कभी हमारी एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है बिना किसी वजह, हाथ के दर्द हो रहा है, सिर में दर्द का कोई ऐसा रीजन नहीं होता, आप सबको पता है। मैम लोग मोटिवेशनल वीडियो क्यों तब देखते हैं? मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं इस उम्मीद में कि शायद मोटिवेशनल वीडियो देख के दूसरों को ऊपर जाता हुआ देख के हमें भी आए मोटिवेशन, तो हम भी ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन हम ऊपर नहीं जाते, हम वहीं सोए रहते हैं। समझ आया आरती? यस मैम। हमें लगता है कि अरे ये लोग इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, शायद इनको देख के हम भी बढ़िया बढ़िया काम करने लगे, पर ऐसा मुश्किल ही होता है कि किसी को देख के हम मोटिवेशन होते होंगे लोग, मुझे नहीं पता, मुश्किल ही होता है थोड़ा। तुम जा रहे हो ऊपर, जाओ भाई, हमें क्या करना है, हम तो सो रहे हैं। एनीवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी सोचा है हम इग्नोर क्यों करते हैं? हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हमारी बॉडी अटेंशन मांग रही है, हम पर इग्नोर करते रहते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था इसका मतलब क्या हुआ, कभी आपने ये सोचा है? सोचिएगा। बस इतना ही था? हाँ, इतना ही था। सोचिएगा, अगर जवाब देने का मन करे तो बताइएगा, तब मैं जवाब दूंगी, ऐसे ही खाली बोलती नहीं। मैम लगता है कभी कभी कि ऐसे ही ऐसे ही क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने रीजन नहीं पूछा है, सवाल को ध्यान से सुनिए और वो सोचिए। जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, सोचिएगा, हम कल भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको फिनिश कर लेते हैं, 2-4 स्लाइड और बचे होंगे। अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये हैं बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स। क्या हैं? इसको हम अपने नॉलेज के लिए थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे कि ऐसी भी चीजें दुनिया में होती हैं। क्या है ये? स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं, साथ साथ मूड डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन और बाइपोलर के भी सिम्टम होते हैं। दैट्स हाउ स्किज़ो एंड अफेक्टिव, इमोशन मूड वाला भी चीज इसमें डायमेंशन है और स्किज़ोफ्रेनिया के भी डायमेंशन है। जब ये दोनों साथ में होने लगे तो उसको स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। स्किज़ोफ्रेनी फ्रॉम डिसऑर्डर का मतलब हुआ जब स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स 6 महीने से कम टाइम के लिए रहें किसी के अंदर, तो स्किज़ोफ्रेनी फ्रॉम डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं डिसऑर्डर्स के, तो हमें जान लेना चाहिए। डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, मुझे लगता है कि मेरा पति मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वो मुझे तलाक देने वाला है, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, कहीं कोई मुझे जहर न पिला दे। डिल्यूजन्स, ठीक है, और इतने स्ट्रॉन्ग कि लगे कि ये सच है, इसको बोलते हैं। पूरे टाइम अगर ये किसी को होता है विदाउट एक्सपीरियंसिंग हेलुसिनेशन, इस केस में हेलुसिनेशन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ डिल्यूजन्स हैं, फॉल्स बिलीफ जो है हमारे, स्ट्रॉन्ग अनचेंजेबल बिलीव्स इन थिंग्स दैट आर नॉट रियल और ट्रू, कोई हेलुसिनेशन नहीं है, उसको बोलते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स, psychotic behavior with a sudden onset lasting 1 month or less, another episode may or may not occur in the future. brief psychotic मतलब छोटे टाइम के लिए, brief का मतलब छोटे टाइम के लिए, अगर कम टाइम के लिए यानी कि 1 मंथ या उससे कम के लिए अगर ये सिम्टम्स हो तो उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, किसी भी ड्रग्स को लेने की वजह से अगर साइकोटिक सिम्टम्स आने लगे तो उसको बोलेंगे सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, बहुत ही सिंपल है ये। साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, वो हमने अभी देखा, कभी कभी ऐसा होता है, ट्यूमर्स, ब्रेन इन्फेक्शन, स्ट्रोक्स कैन कॉज साइकोटिक सिम्टम्स। ओके, सो दीज आर सम अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। चलिए बताइए, सच है कि झूठ? मिथ्स और फैक्ट्स, थोड़े से हम अपने मिथ्स क्लियर करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। And I need answers from everyone. You can write on chat. What do you think? True or false? Yes or no? मैम मिथ। मैम बता दीजिए। प्रियंका, मुझे क्या बताना था? हाँ, बाकी लोग आंसर लिखो।
सच कि झूठ? और ये सवाल है 1 लाख रुपए का। ठीक है, देखती हूँ कौन जीतता है। मैम क्वेश्चन क्या सभी था? जीत जाएंगे मुझे लग रहा है। क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन लिखा तो है स्क्रीन पे भाई। अच्छा मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। सर्दियों में जिनका जन्म होता है उनको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सच है कि झूठ? झूठ है। सब लोग 1-1 लाख जीत जाएंगे तो मेरा क्या होगा? सारे लोग लिखिए आंसर्स। मैम आपने ही हिंट दे दिया, इससे मुझे सबका मिथ क्लियर करना है। वहां पर हिंट कोई पकड़ नहीं पा रहा है ना। ओके, काफी लोगों ने लिख लिया है तो आई वुड गिव यू आंसर। आप सब लोग 1 लाख रुपए हार चुके हैं। पागल थोड़ी हूँ 1 लाख रुपए का सवाल पूछूंगी। ये सच है। स्टडीज हैव शोन, सब स्टडीज जहां जहां हुई हैं उनके डेटा के हिसाब से ये सच है। दिस इज ट्रू, दिस इज फैक्ट। ओके, अंजनी बड़ा मुस्कुरा रही थी। 1 लाख रुपए मिले, कोई नहीं मिल रहे 1 लाख रुपए। मैं नहीं मानती, आपके मानने से क्या होता है? मत मानिए। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं भाई, आप मत मानिए। मतलब किसने बोला मानिए? है कि नहीं? सही बात है ना। इंडिपेंडेंस को इतने साल हो गए, हम फ्री हैं। मैम कैसे? राइट टू स्पीच, राइट टू फील, मैम थिंक। हाँ जी। मैम सिजोफ्रेनिया का जन्म से क्या लेना देना है? ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि जितने भी ऐसे स्टडीज कैसे करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जितने भी स्किज़ोफ्रेनिया के क्लाइंट्स हैं, पेशेंट हैं दुनिया में, तो स्टडीज में देखा गया है कि वो विंटर में बर्थ वाले ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। ठीक, तो साइंटिस्ट जो होगा, वो रिसर्चर जो होगा, वो आपको क्या बोलेगा? पूरी दुनिया में जितने भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, क्योंकि वंस यू आर अ पेशेंट, ठीक है, आपका सारा डेटा रिकॉर्ड होता है ना, जन्म कब हुआ, कहाँ रहते हैं, ये वो। तो वो सारे के बेसिस पे जब ये डेटा निकाला गया तो देखा गया कि भाई ये सारे मोस्ट ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिक क्लाइंट्स जो हैं, मोस्ट, ऑल नहीं, ठीक, कोई मेरा गला नहीं दबाएगा इसके लिए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो विंटर सीजन में बर्थ उनका हुआ है। दैट इज हाउ इट इज एसोसिएटेड, इज नॉट द रीजन। सबसे पहले आप ये समझिए, ठीक, कोरिलेशन कॉज नहीं होता है। दो चीजों में रिलेशन होने का मतलब वो उसका रीजन है, ऐसा नहीं होता है। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। दो चीजें रिलेटेड हो सकती है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लिपस्टिक की सेल बढ़ने से इंडिया में क्राइम बढ़ गया। क्या लगता है कि लिपस्टिक की सेल कारण है क्राइम बढ़ने का? क्या लगता है, कैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एकदम सही, खोल के बोलिए, कोई डांटेगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन 6 महीने का अगर मैंने पिछले डेटा उठाया और मुझे दिखा कि यार लिपस्टिक की सेल भी बढ़ी है, क्राइम का रेट भी बढ़ा है, तो मैंने बोल दिया कि दोनों बढ़े हैं साथ साथ। तो दे आर रिलेटेड बट दे आर नॉट द कॉज। साथ साथ कोई चीज बढ़ रही है और घट रही है तो एसोसिएशन या रिलेशन हो, कोरिलेशन पढ़ा है ना आपने? प्लीज, मैं कोरिलेशन बताऊंगी नहीं अभी आज की क्लास में तो नहीं बताऊंगी, ठीक। कोरिलेशन कॉज नहीं होता है। कोरिलेशन का मतलब होता है ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा। तो एसोसिएशन इस तरीके से पाया गया है। और आप स्टडीज खोजिए और पढ़िए, मैं मना थोड़ी कर रहा है। अभी अभी बोला हम फ्री इंडिया के फ्री सिटीजन है। आइए, और क्या है? पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया आर वायलेंट, यस और नो, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स मैम। लिखिए चैट पे सब लोग आंसर।
सब लोग लिखो, लिख तो सकते हो तुम लोग चैट पे एक शब्द। ऐसा मैंने ऊपर कहीं लिखा है क्या कि मे बी बोल सकते हो आप? नहीं नहीं लिखा है ना, तो मे बी नहीं बोलना है, यस और नो बोलना है। ठीक है, पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया आर नॉट ऑलवेज वायलेंट। ठीक है, नॉट ऑलवेज वायलेंट, सही बोला सबने। फॉल्स है ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज वायलेंट। सारे स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं वो वायलेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये कॉमन मिथ है। एवरीवन विथ स्किज़ोफ्रेनिया हियर्स वॉइसेस। क्या लगता है? Everyone with schizophrenia hears voices. I need answer. Everyone with schizophrenia not necessarily hears voices. Okay, it is false, of course. People with schizophrenia can recognize their delusion and hallucinations. What do you think? People with schizophrenia, जिनको schizophrenia होता है, they can recognize their delusions and hallucinations. What do you think? Okay, it's true. It's not false. They can recognize their delusions and hallucinations sometimes. Yes, Priyanka, what? Priyanka, कितने कितने schizophrenic से interact किया है Priyanka? कितने लोगों से interact किया आपने जो schizophrenic है? They can recognize their delusions. अरे मैं expression डाल के पढ़ रही हूँ ये जो लिख रही है. People with schizophrenia can recognize their delusions and hallucinations. It's true. It's not always. Sometimes when it's severe, but when they come in the stage in the management, they can very well identify. But many a times in the starting also, they can understand कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मुझे सुनाई दे रहा है, ये सच नहीं है. वो आके खुद आपको बोलते हैं. उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? वो आपको बोलते हैं कि मैं कैसे पहचानूं कि ये रियल नहीं है, ये रियल है, क्योंकि मैं डिफरेंस नहीं कर पा रहा हूँ. मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ है जो नहीं था पहले, मुझे सुनाई दे रहा है. ठीक है, बट मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? डिल्यूजन मतलब डिल्यूजन क्या है? बिलीव्स है ना. कोई मुझे मार देगा, कोई जहर दे देगा, कोई मेरी बातें सुन रहा है, किसी ने मेरे थॉट, ये बिलीव्स हैं. और हेलुसिनेशन जो आपको ऊपर से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जो भी है. उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, दे विल आस्क यू कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं क्या रियल है क्या नहीं. इसी चक्कर में परेशान होते रहते हैं. उनको ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब कुछ सच नहीं है. ठीक है, स्टेज की भी बात होती है, पर मैंने तो जितने क्लाइंट्स देखे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अवेयर कि कुछ हो रहा है, पर मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि ये क्या हो रहा है और कब सच है कब झूठ है. और ये सच में बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है ये. अगर यही पता चल जाए तो फिर बात ही क्या हो उनको खुद से. ठीक है, so they can recognize their delusions and hallucinations many a times. क्योंकि वैसे भी साइकोलॉजी में all words तो यूज होता ही नहीं है. People with schizophrenia don't get better. It's false. You know that. They get better. ठीक है, पीपल विथ जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकते हैं, बेटर नहीं हो सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते हैं. ये झूठ है, ऐसा सच नहीं है. ठीक है, दे गेट बेटर. Paranoid type of schizophrenia is associated with better short and long term treatment outcome. What do you think? जिनको पैरानॉइड टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उनका जो ट्रीटमेंट आउटकम होता है, यानी उनके जो मैनेज करने के चांसेस हैं, ट्रीटमेंट अच्छा होने के चांसेस हैं, वो ज्यादा होते हैं.
क्या लगता है? श्रेया गूगल से पूछोगी क्या? देखिए भाई, अच्छा और है क्या मेरे पास? Paranoid type of schizophrenia is associated with better short and long term treatment outcome. क्या लगता है? Answers please. सब लोग आंसर दीजिए भाई, बीच बीच में एक आधों के आंसर तो आप दे ही सकते हो ना। मैम तुक्का मार हम लोग। क्या क्या बोली? तुक्का मैम मारते जरूर सब लोग तो तुक्का ही तो मारेंगे भाई, लेकिन मैं चाहती हूँ तुक्का तो मारो। यस मैम। तुक्का ही मारेंगे। अगर हम कोई बात ऐसी पहली बार सुन रहे हैं तो हम तुक्का ही मारेंगे ना। और 2 ही आंसर हैं, यस या नो। कुछ तो लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। पर मैं सिर्फ तुक्का ही मारने के लिए तो कह रही हूँ आपसे कि क्या लगता है। बेसिकली जब इस तरीके का स्टेटमेंट हो ना, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग जिनके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स ज्यादा होंगे, उनका ट्रीटमेंट आउटकम हमेशा बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू जिनके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स होंगे। ठीक, अब उसमें कोई भी टाइप आ जाए स्किज़ोफ्रेनिया का। ठीक, समझ आई? यस मैम। अभी हमने शुरू में पढ़ा पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स हैं ज्यादातर करके, या सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स है, उनका ट्रीटमेंट आउटकम यानी उनका ट्रीटमेंट बेहतर होने की चांस हमेशा उनसे ज्यादा होगी जिनके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। अब समझ आया? यस मैम। समझ आया आपको? ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम्स का ट्रीटमेंट आउटकम हमेशा बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव सिम्टम्स के। अब वो चाहे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, आजकल कैटेगरीज में करते नहीं है, कोई भी हो, उसमें अगर पॉजिटिव सिम्टम्स का हमेशा ट्रीटमेंट आउटकम बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव सिम्टम्स। पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया हैव स्प्लिट पर्सनालिटी। चलिए तुक्का मारिए। एक किचन नहीं साफ करेगी, दूध उतार के नहीं रखेगी। कितनी मेहनत को पोस रही है। People with schizophrenia have split personality. रोटी खाते तो रोटी भी नहीं खाता, रोटी की अलग बना के खाना। सब लोग तुक्का मारिए। और मुझे 1 मिनट दीजिए जब तक आप तुक्का मारिए। ट्रू। स्प्लिट पर्सनालिटी होता क्या मालूम है आपको? मैम दोहरा पर्सनालिटी। दोहरा पर्सनालिटी। वाह, मैं पूछूं संडे क्या होता है तो आप कहो मैम रविवार होता है। हैं? ये कैसा जवाब है? People with schizophrenia
have split personality, it's a big myth. उसने कहा था कि नहीं कि तू ठीक है, उसको भगा दे। split personality is something जब तुम किसी को dissociative आगे उसको disorder, पूछते multiple personality और सही disorder kind of thing. ठीक है, एक people with काम नहीं schizophrenia करेगी, doesn't have एक split काम personality. खाना जाइए थोड़ा सा बनाने के पढ़िए लिए split हलवा बनाने के personality लिए के हाथ बारे सही में, हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है तो। स्किज़ोफ्रेनिया स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं होता है। अरे इसको ऐसा कॉमन सेंस की तरह समझो, मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, मैं क्या दूसरा इंसान बन गया हूँ? ऐसे आराम से एकदम समझने वाली भाषा में अगर हम समझेंगे तो मुझे डिल्यूजन्स हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे खाने में जहर मिला दोगी, तो क्या मैं दूसरा इंसान बन गया हूँ? नो मैम। क्या मेरी मल्टीपल पर्सनालिटीज डेवलप हो गई हैं? नो मैम। ऐसे सुन के नहीं लग रहा ना? नो मैम। तो स्किज़ोफ्रेनिया स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं होता है। नो, इट्स अ मिथ। ओके, people with schizophrenia cannot do a job, it's a myth. They can do a job, okay, they can work, they can manage symptoms. वो वाली मूवी नहीं देखी, कौन सा मैथमेटिशियन होता है, किसको नाम याद है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है और उसको पता होता है अब मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, आपको वो याद आता तो आप शायद उसको भी मिथ कह देते, जिसको आप ट्रू बोल रहे थे, दे कैन रिकॉग्नाइज देयर सिम्टम्स और नॉट। अच्छी सी मूवी है हॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवी है। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उसको कौन बोला ये है? आराधना, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक देखी है आपने? आप तो मूवीज देखते नहीं हो ज्यादा, तो आपने देखी है? मुंडी लाओ, देखी है? अरे जवाब दूंगी तो सवाल पूछेंगे, नहीं पूछूंगी, देखी है कि नहीं देखी? यस सर, देखिए भाई, देखिए तो उसके सिम्टम उठाओ, लाइन से लिखो और फिर मैच करो किससे मैच होते हैं। Medication is the only treatment for schizophrenia. It's a myth. Okay, medication is not the only treatment for schizophrenia. Medicines are necessary for management of symptoms, but not the only. वैसे भी सिर्फ मेडिसिन के भरोसे किसी भी डिसऑर्डर में आपका भला, यानी किसी का भी भला नहीं होगा, सिर्फ मेडिसिन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। People with schizophrenia need to be in hospital. It's a myth, है ना? You know that. अच्छा, आपको पता है या नहीं, पर मैं बता देती हूँ। पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया नीड टू बी इन अ हॉस्पिटल। जरूरी नहीं है कि उनको हर वक्त अस्पताल में भर्ती करके ही रखना है, कि वो हमेशा मारने पीटने ही लगेंगे, कि वो हमेशा परेशान नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ असेसमेंट्स के नाम हैं जो हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं है। वो आपको पीपीटी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब आइए ये जरूरी चीज समझते हैं। और हाइसोलेशन तो होता है ना? क्या बोली आराधना, क्या बोली? कार्तिक में डिलूजन और हाइसोलेशन होता है। आप पहले फिर से मूवी देखो, अच्छे से सिम्टम्स मैच करो, फिर बात करेंगे हम, ठीक है? डिल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है कि कुछ और होता है? एक बार आपस में ग्रुप में भी बात कर लेना, शायद आपका कुछ डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी नहीं होगा तो पूछना मुझसे, मैं बताऊंगी, ठीक? अभी ऑफ द टॉपिक चला जाएगा, इसीलिए उधर नहीं जा रहा है, पर पहले आप अपना अटेम्प्ट करो, फिर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना, बताऊंगी मैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर सुसाइड इन पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर ये सारी चीजें हैं पेशेंट के अंदर, तो उनका सुसाइड करने का चांस बढ़ जाता है। यानी कि अगर क्लाइंट मेल है, अगर उसकी एज 30 से कम है, ये सारे स्टडीज में पाए गए हैं कि ऐसे लोगों के सुसाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। अगर पैरानॉइड टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर सब्सटेंस यूज भी है साथ साथ, मतलब मुझे स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ और साथ साथ में ड्रग्स भी लेती हूँ, अगर डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं साथ साथ में, अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, अगर मैं पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, अगर मैं अकेले रहती हूँ और अगर मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ, ऐसी कंडीशंस में ऐसे पेशेंट के सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा इन सारे पैरामीटर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को हमेशा सुसाइड के लिए असेस करते रहना चाहिए टाइम पे, ठीक है? इतना पेनफुल होता है ना ये, जीने की वो ही खत्म हो जाती है।
प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कौन से कंडीशंस हैं जिसमें ट्रीटमेंट बेहतर होने की चांसेस है और ऐसे कौन से कंडीशन है जिसमें ट्रीटमेंट खराब होने के चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट खराब नहीं मतलब ट्रीटमेंट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। ये तो बेटर कौन से कंडीशन है? लेट ऑनसेट का मतलब देर से शुरू हुआ हो, 30 साल के बाद शुरू हो, 40 साल के बाद शुरू हो, 35 साल के बाद शुरू हो। जितना देर से स्टार्ट होगा, यानी आइडेंटिफाई गलत बात है, जितना देर से स्टार्ट होगा उसका ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है उतना बेहतर आने की चांस होती है। सोशल सपोर्ट अगर किसी का बहुत अच्छा हो तो उनके सिम्टम्स अच्छी तरह से मैनेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रीटमेंट आउटकम इसके बहुत बेटर होते हैं। फीमेल अगर है तो उसके ट्रीटमेंट के रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस कंपैरेटिवली मेल से ज्यादा अच्छे होते हैं, कंपैरेटिवली। फ्यू रिलैप्सेस, रिलैप्स आप समझते हो, रिलैप्स आप समझते हो ना, दवा छोड़ी फिर से सिम्टम्स आ गए, ठीक है। अगर वो थोड़े बहुत है तो हमारे ट्रीटमेंट के रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये तो बहुत कॉमन सी बात लगी मुझे, ऑफ कोर्स। गुड प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग, प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग का मतलब होता है डायग्नोस होने से पहले मेरे लाइफ में डेली फंक्शनिंग कैसी थी। अगर अच्छी थी तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मेरी डेली लाइफ की फंक्शनिंग पहले से ही खराब चल रही थी, पहले से स्ट्रेस में था, जॉब छूट गई थी या ब्रेकअप हो गया था, डेली लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, मैं वैसे ही दुखी परेशान रहती थी, पुअर प्री मॉर्बिड मतलब पहले की, डायग्नोस होने से पहले की कंडीशन, फंक्शनिंग जो है वो अगर खराब थी तो चांसेस होंगे ट्रीटमेंट का अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसका ठीक ऑपोजिट वर्ड्स वाले में इधर लिखा हुआ है। अगर किसी को नींद आ रही है तो हम यहाँ पे रोक सकते हैं। आप हाँ नहीं बोल सकते हो, मैं गुस्सा थोड़ी करूंगी। सब वीडियो ऑफ करके बैठ गए हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे रोकते हैं, आज हो गया है। वैसे ये लास्ट स्लाइड है, अगर आप 5 मिनट देखना चाहते हैं कि स्टडी तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो हम यहाँ पे रोक सकते हैं। से यस और नो, यू कैन चूज। क्या नो मैम कल? हाँ ठीक है, ओके, कल कर लेंगे। 9:15 हो चुके हैं, आधे लोगों को भूख लग गई होगी, बाकी लोग सो रहे होंगे, आधे तो छोड़ के भी चले गए होंगे। ठीक है, कल करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी। ये खत्म हो गया है, एक थोड़ी सी हम एग्जाम्पल के लिए केस स्टडी देखेंगे, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे और उसके बाद हम कल ओसीडी भी पढ़ लेंगे। तो हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा, मूड डिसऑर्डर हमारा खत्म हो चुका है, स्किज़ोफ्रेनिया आज खत्म हो गया है। पहला यूनिट जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो पहले ही खत्म हो चुका है। ठीक, आप चाहें तो इसको ऐसे 1 2 3 4 करके सिलेबस की तरह लिख सकते हैं कि ये पढ़ाया गया है, इसमें से ही पेपर बनेगा। एक हम और पढ़ेंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अब मैंने ये चूज इस बेसिस पे किए हैं कि मूड डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है, एंजाइटी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर क्लाइंट हमारे पास एंजाइटी के आते ही है। स्किज़ोफ्रेनिया रूल आउट करने हमें जरूर आना चाहिए इसलिए, और पर्सनालिटी अंडरस्टैंड करने आना चाहिए इसलिए। इस बेसिस पे मैंने ये 4 चीजें चूज करी हैं विथ कॉन्सेप्ट वाला यूनिट। ठीक है, तो अभी हमारे सारे उसमें से कल हम स्किज़ोफ्रेनिया खत्म करेंगे, ओसीडी खत्म करेंगे, तो एंजाइटी डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, गार्ड को भी तो चेक करना चाहिए वहां पे। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बढ़िया है। 16 या 17 को 11 से 15 मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो हम जो ऑर्डर पढ़ेंगे 16 17 या 17 18 ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ पहले से ही, कल क्लास होगी सैटरडे का, आई एम नॉट श्योर, अगर ले पाई तो ले लूंगी, नहीं तो नहीं। तो फिर हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर रह जाएगा, वो हम पढ़ेंगे या तो 16 17 को या 17 18 को,
क्या बोल रही हो आराधना? सब करेंगे। पीपीटी मिल जाएगी आराधना आपको, सब एक साथ दे दूंगी। उप्स, प्रियंका वैसे मुंह खोलती है, लेकिन जब क्लास में बोलने की बात आती है, आज हमें पता चल गया है प्रियंका श्योर शॉर्ट कि आप बोलती हैं पर क्लास में लिखती हैं। गार्ड भी तो देख सकता है। अब मैं घर पे हूँ, हाँ डांट दो सबको घर पे। चलिए, कोई सवाल? नो नो मैम। क्वेश्चन। छाया, मैम। आर यू ओके? छाया, छाया, आर यू देयर? यस मैम। आर यू ओके? यस मैम। ओके, कौन बोल रहा मैम? मैम हम सायमा। बोलिए साइमा। मैम वो पूछ रहे थे कि क्लिनिकल हम्म, इंटरव्यू वाले में मैम, मतलब कि सब कुछ सबमिट करने के बाद उसके बाद क्या करना है मैम? पहले तो अपनी शक्ल दिखानी है, दिखाओ। ये ऐसे कौन बात करता है भाई? बाय आराधना, जाओ। हाँ साइमा बताइए, क्या मैम बोला कह रहे थे आपने? क्लिनिकल इंटरव्यू में सब कुछ मतलब कि जो भी इंटरव्यू वगैरह करना है उसके बाद मैम फिर क्या करना है? क्लिनिकल इंटरव्यू में इंटरव्यू करके स्कोरिंग करनी है, मैं बताऊंगी स्कोरिंग। मैम कब? अच्छा ठीक है। हो गया क्या आपका? साला? हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं हुआ है। साइमा ने बोला अभी नहीं हुआ है कि किसी और ने बोला? मैम हम ही बोल रहे हैं, सायमा। हाँ, अरे हुआ नहीं, नहीं देखो वैसे मैं बता देती हूँ क्या करना है। जब आपका क्लिनिकल इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपने जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं उनकी करेंगे स्कोरिंग, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड है तो स्कोरिंग होएगी। स्कोरिंग के बाद उसका आएगा रिजल्ट। ठीक, जब रिजल्ट आएगा तो जैसे हमने ग्रेटिट्यूड वाला लिखा है प्रैक्टिकल, वैसे हम क्लिनिकल इंटरव्यू वाला प्रैक्टिकल लिखेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन, रिव्यूज, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, ऐसे करके हम लिखेंगे। ठीक, क्या करेंगे? क्लियर हो गया? स्कोरिंग मैं बताऊंगी। किया तो एक भी जन ने नहीं अभी तक। बैठे हैं मैम 2024 हैं, देना 2024 में। नंबर तो 23 में ही देने हैं मुझे, ये बात नहीं हुई थी। ठीक है, आप 24 में दे सकते हो, ये बात हुई थी। नंबर तो 2023 में ही देने होंगे। ठीक, क्लियर करने के लिए कह रही हूँ। आप मुझे ये मत कहना कि मैम आपने 23 में नंबर कैसे दे दिए, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा है कि मैं 2023 में नंबर नहीं दूंगी। आप प्रैक्टिकल 2024 तक दे सकते हो। मैम जल्दी कोई दे नहीं रहा ना क्लाइंट, इसलिए मैम। हाँ, 5-5 लोगों के इकट्ठे करे थे फर्स्ट बैच में लोगों ने, 5-5 क्लाइंट्स ऐसे ऐसे वाले, जो मैंने आपको सिर्फ एक दिया है, एक, ओनली वन। मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आसान है। ठीक है चलो, इस पे अभी भाषण नहीं देना मुझे। कोशिश करते रहिए, क्योंकि करना तो है, करना है तो करना है। रो के करिए, हंस के करिए, चाहे जैसे करिए। पिछली बैच के मैम कहाँ के लोग थे? हाँ प्रियंका, आप 2024 में प्रैक्टिकल दे सकते हो, पर मैं मार्क्स जो है 2023 में ही दूंगी। तो अगर मेरे पास प्रैक्टिकल आया ही नहीं होगा तो मैं उसी हिसाब से मार्क्स दूंगी ना। मतलब इसको भी समझाना है क्या? सच में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं फ्री। क्या बोला मैंने? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैं भी स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। तो बिना प्रैक्टिकल, अरे प्रियंका की ट्यूबलाइट नहीं जल रही है आज। बिना प्रैक्टिकल के क्या? समझाओ भाई उसको, बिना प्रैक्टिकल के 0 मिलेगा और क्या मिलेगा? चलिए, आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। अपना ध्यान रखिए। कि बच्चों कहाँ गए थे मैम, कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बता पाती हूँ तो नहीं बताती। पिछले बैच के बच्चे मुझे नहीं पता कहाँ गए थे, क्यों बताऊं मैं कहाँ गए थे? बोलती है कि बिलीव हो जाता है। खुश हो गई ना प्रियंका। तो मैं अभी भी वही कह रही हूँ कि आप 2024 में दे सकते हो, और मैं नंबर 2023 में दूंगी, लेकिन ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नहीं रह सकते तो दुखी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे सेम टाइम। बाय 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 मैम, गुड नाइट मैम।
अरे क्या हो गया?